अच्छा, इस कायनात फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, जो मैनेजर हैं, अध्यक्ष हैं, जनाब फैयाज साहब, उनके शुभ हाथों से मुख्य अतिथि माननीय मंत्री बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग श्री अशोक चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। निसार करने को लाए कहां से तुझ पे खुशी, यही थे कुछ गमे पिन्हा बचे बचाए हुए। अब हमारे माननीय मोहम्मद नौशाद साहब, फैयाज साहब, सैफुद्दीन साहब सामूहिक रूप से माननीय मंत्री महोदय और सभी कविवरों का, सभी शायरों का इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब जावेद इकबाल आरशी साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रिस्टोलक्स कंपनी के, उनके तरफ से ये बहुत ही बावजन और कीमती माला पेश किया जा रहा है। जोरदार तालियों से आप सभी इस्तकबाल करें। आपकी तालियां काफी कमजोर पड़ रही हैं। बाज़ाब्ता मुशायरा 9 बजे से शुरू होना है और चूंकि माननीय मंत्री महोदय जी को कई शादियां अटेंड करनी है, कई बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सा काम है, एंगेजमेंट है, इसलिए शुरू ही में वक्त से पहले माननीय मंत्री महोदय को मंच पर लाना हमारी मजबूरी थी। जनाब अशोक चौधरी जी को कौन नहीं जानता। जहां कहीं जैसी जरूरत पड़ती है, सड़क से लेकर सदन तक आवाम के लिए, गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता जनाब अशोक चौधरी जी, जिनकी सुपुत्री संभवी जी आपके पड़ोस समस्तीपुर से सांसद जीती हैं। जनाब मोहम्मद नौशाद साहब, जनाब मोहम्मद नौशाद साहब कायनात फाउंडेशन के संस्थापक जनाब फैयाज साहब को सम्मानित करने जा रहे हैं। जनाब मोहम्मद नौशाद साहब जो चर्चित कांग्रेसी लीडर हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक लोगों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, सरकार से भी लड़ते हैं, आवाम के हक हुकूक के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद जनाब फैयाज साहब का। एक शाम वामिक देव रवि के नाम, वामिक देव रवि साहब अब हमारे बीच मौजूद नहीं रहे, मगर उनकी शायरी मौजूद है, उनके कारनामे मौजूद हैं, उनकी खिदमत मौजूद है। उनके शायरी को, उनके तालीमात को, उनके खिदमत को खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये मुशायरा रखा गया है। इस मुशायरा के रूह रवा जनाब सैफुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद कामरान साहब, सैफुद्दीन भाई को भी चादर से सम्मानित कीजिए। जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है, इल्तिमास है, इल्तिजा है कि आप अगर घूमने के लिए आए हैं तो घूमते रहिए, और शेरो अदब का मजा लेकर झूमने के लिए आए हैं तो आप जो है महफिल में आ जाइए। खुदा ने चाहा तो मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई दूसरा चलाएगा। जो रात भर घूमता रहेगा वो घूमता ही रहेगा। अल्लाह करे 3 महीना 13 दिन तक नींद में उठ उठ करके वो लोग इसी मुशायरा को तलाश करता रहे, घर के बाहर नींद में चल चल करके टहलता रहे, घूमता रहे। जल्दी से आप लोग आ जाइए अंदर, ये आपसे रिक्वेस्ट है, वरना ऐसी ऐसी बद्दुआ मेरे पास है कि आप नींद में उठ उठ करके टहलना घूमना शुरू कर दीजिएगा। जनाब फैयाज भाई की तरफ से मोहम्मद नौशाद साहब के बड़े भाई कांग्रेस आई लीडर जनाब मोहम्मद इरशाद साहब को सम्मानित किया जा रहा है। जनाब कामरान साहब जिन्होंने इस मुशायरे के लिए बड़ी मेहनत की है, मोहम्मद इरशाद साहब को सम्मानित कर रहे हैं। सभी की मेहनत शामिल है इस मुशायरा में। किसी के बाप का ये मुशायरा थोड़ी है। इल्म अदब से ज़ौक़ रखने वाले, शेर व शायरी से लगाव रखने वाले सभी लोगों का हक और सभी लोगों का दखल कब्जा इस मुशायरे में है।
कायनात फाउंडेशन जो एक मजबूत संस्था है, एनजीओ है, उस एनजीओ के तत्वावधान में ज़ेरे तमाम ये एक शाम वामिक देवरवि के नाम कुल हिंद मुशायरा रखा गया है, जिनको हम लोग फेसबुक पर देखते थे, यूट्यूब पर देखते थे और जिनको हम गूगल पे सर्च किया करते थे। आज वो नेहा सिंह राठौर आपके माथे की आंखों के सामने, आपके सर की आंखों के सामने होंगी और अपना कलामे बलागत निजाम पेश करेंगी। जिस नेहा सिंह राठौर का चर्चा पूरे देश में है, वो नेहा सिंह राठौर आ चुकी हैं। उनके अलावा और भी जितना अनाउंसमेंट हुआ है, सब के सब लोग आए हुए हैं। नेहा जी का इस्तकबाल करेंगे नौशाद साहब। जनाब मोहम्मद नौशाद साहब अपने हाथों से बुके पेश करके आज की चर्चित शायरा श्रीमती नेहा सिंह राठौर को सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां पेश कीजिए। आपकी तालियां बहुत कमजोर है। इस तरह मुशायरा की गाड़ी तो लगता है कि भयकम हो जाएगी। आप लोग जो है अगर मेहनत करेंगे तो ये रात कैसे गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगा। देखिए नेहा जी को तो आपने बहुत देखा होगा, उनके पति परमेश्वर जी को भी आप दर्शन कर लीजिए। हम लोग तो पहली बार उनको देख रहे हैं और ये अच्छी बात है कि डॉक्टर ने बहुत जल्दी नेहा जी को छोड़ दिया और हम लोगों के बीच वो आ गई हैं। ऐसे हालत में कोई सफर नहीं करता है, लेकिन ये नौशाद भाई की मोहब्बत है, कशिश है, खिंचाव है कि नेहा जी आ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाले प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष जनाब भूषण आजाद साहब, उनका भी स्वागत किया जा रहा है। फैयाज साहब अपने मुबारक हाथों से ये आज का मुशायरा जनाब साबिर अली लड्डू साहब जो नीचे वीआईपी गैलरी में बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए खरामा मंच पर आने का कष्ट करें। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और आपको भी सम्मानित किया जाना है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं जो जहां से मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जल्द से जल्द मुशायरे में आने की जहमत गवारा करें, तकलीफ गवारा फरमाएं। और एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, यहाँ कोई मंत्री जी जदयू के हैं, नौशाद साहब कांग्रेस के हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। किसी पार्टी के बैनर तले ये मुशायरा नहीं हो रहा है। आज का ये कवि सम्मेलन और मुशायरा किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, सियासत से इसका कोई लगाव नहीं है। नहीं समझा, डायरेक्ट इस्तकबाल हो गया। कामरान भाई को फैयाज भाई, जनाब कामरान भाई को जनाब फैयाज साहब और जनाब लड्डू भाई, लड्डू भाई और जनाब इंजीनियर इफ्तिखार जो जाले नगर परिषद के वार्ड काउंसलर हैं, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर सम्मानित किए जा रहे हैं और थोड़ी देर के बाद सब जो है शेरो अदब का जब माहौल बन जाएगा, जब मुशायरा अपने उरूज को, अपने शबाब को पहुंच जाएगा, शेरो अदब का एक माहौल बन जाएगा, तो फिर ये आपको खुशनुमा मंजर देखने को नहीं मिलेगा। आज के मुशायरे के जितने भी मेहमान शोराए किराम और शायरात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब यहाँ मौजूद हैं। कोई फेल नहीं हुआ, कोई किसी की गाड़ी कैंसिल नहीं हुई। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जनाब लड्डू साहब ने भी माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। मैं कामरान भाई को कर अब जनाब जावेद इकबाल अर्शी साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रिस्टोलक्स कंपनी के, और जिनकी बहुत कोशिश है, बड़ी मेहनत है इस मुशायरे को कामयाब बनाने में, वो इस मुशायरा कमेटी के बहुत ही जिम्मेदार कैडर जनाब कामरान साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं।
मेरा भी नाम था, कोई कोई एक चादर लेके मेरे पास भी आइए, भूल जाइएगा। दोस्तों देखिए, मुशायरा सुनने के लिए आप आए हैं, ये मत सोचिए कि ये राजनीतिक मंच है, हम आपसे कोई वोट मांगेंगे या इसके बदले में हम आपका कोई इस्तेमाल करेंगे, कहीं आपका यूज होगा। अच्छा, शाहजिल बाबू माननीय मंत्री जी का इस्तकबाल कर रहे हैं और फैयाज साहब, जनाब सैफुद्दीन साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। सैफुद्दीन साहब जो ज्वाइंट कन्वीनर हैं इस मुशायरा के, कुल हिंद मुशायरा एक शाम वाबिक देवरवी के नाम। अब माननीय मंत्री महोदय को ताखीर हो रही है, मैं चंद अल्फाज के लिए अपने आने वाले मेहमानों के इस्तकबाल में चंद अशार और जुमले पेश करने के लिए, तहनियत और कसीदा खानी के लिए अब इस इलाके के मशहूर व मारूफ शायर और नाज़िम मुशायरा जनाब जावेद इकबाल अरशी साहब को, जो एक बिहार के बहुत बड़े रियल्टर भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ब्रिस्टोलक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के, जनाब जावेद इकबाल अरशी साहब, उनका इस्तकबाल फैयाज भाई कर रहे हैं। और इस इस्तकबाल के बाद ये माइक माननीय मंत्री महोदय और जनाब मोहम्मद नौशाद साहब के शुभ हाथों से एक किताब का पुस्तक विमोचन होने जा रहा है। किताब लेके जाइए। जनाब निराले साहब जो इस देवरा बंधौली के मुखिया हैं, उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और स्वागत किया जाता रहेगा। एक किताब का विमोचन हो रहा है जो वामिक देवरवी साहब, जिनके नाम पर आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा है, उनके हयात व खिदमत से ताल्लुक रखता है। जो जहां है जल्द से जल्द आ जाइए। इस बस्ती को, देवरा बंधौली को पूरे हिंदुस्तान में शोहरत है। ये पढ़े लिखे लोगों की जगह है। यहाँ के लोग तहजीब, तमद्दुन, शाइस्तगी, डिसिप्लिन में और संस्कृति में एक खास पहचान रखते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े ऑफिसरान, बड़े बड़े लीडरान, यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इस बस्ती में रहते हैं। और हिंदुस्तान से लेकर दुबई तक, अमेरिका, लंदन, जहां कहीं चले जाइए, कोई ना कोई एक बड़े ओहदे पर इस देवरा बंधौली का कोई ना कोई आदमी मिल जाएगा। इसी देवरा बंधौली से ताल्लुक रखने वाले जनाब मोहम्मद नौशाद साहब, जिनको कांग्रेस आई के हेडक्वार्टर में आप देखिएगा, बड़े बड़े कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों के साथ राय मशवरा करते हुए पाइएगा। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि जनाब नौशाद साहब के जरिए माननीय मंत्री जी का वक्त इतनी आसानी से हमको मिल गया। अब आगे का प्रोग्राम जावेद इकबाल अरशी साहब आपके सामने रखेंगे। इस जोरदार तालियों से जावेद इकबाल अरशी साहब का इस्तकबाल करें। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम व ख़वातीन व हज़रात, आदाब, सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पे उपस्थित हमारे मेहमान खुसूसी जनाब अशोक चौधरी साहब, कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार, इनकी मौजूदगी, इनकी इल्म अदब, तहजीब और संस्कृति से जो मोहब्बत है, यह मोहब्बत औरों के लिए पैगाम है कि आओ देखो, इल्म अदब, तहजीब और संस्कृति से मोहब्बत करोगे तो समाज मजबूत होगा, मुल्क मजबूत और खूबसूरत होगा। मैं उनका तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके आ जाने से ये मुशायरा तारीख़ी हो गया और इस कवि सम्मेलन को कामयाबी की ज़मानत मिल गई। और मैं मुशायरे का इब्तदाई जो दौर है, मैं इन्हीं मिसरों से शुरू करता हूँ कि मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। वो भी हमें प्यारी है, ये भी हमें प्यारी है,
उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक हाथ में शाना है, एक हाथ में आईना, एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के रूहे रवां जनाब फैयाज साहब, जनाब नौशाद साहब, जनाब फैयाज साहब की शख्सियत के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि साइंसी बसीरत और अदबी उरूज की मुश्तरका शख्सियत, जिनकी अजमत के आगे आज पूरा इलाका सरखम किए हुआ है। जनाब नौशाद साहब मोहताज तारुफ नहीं हैं, वो शख्स और शख्सियत नहीं बल्कि अपने आप में एक अंजुमन है। तो मैं मेहमान खुसूसी जनाब अशोक चौधरी साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है, इसलिए ये मुशारे का मंच है, लेकिन मुशारे का भी आगाज़ नहीं हुआ है, इसलिए आपसे इजाज़त चाहता हूं। बस 2 से 4 मिनट में कुछ कहना चाहता हूं कि इस देवरा बंदौली और जाले के में जब मसाहब आए थे, मसाहब नहीं मसाहब का पहाड़ टूट पड़ा था, तो उस मुसीबत की घड़ी में अशोक चौधरी जी ने का जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। फिर आपकी तालियां रह गई। आप अशोक चौधरी जी मेहमान खुसूसी के लिए तालियां बजाएं। इनकी मौजूदगी ही इस मुशारे को कामयाबी की जमानत मिल चुकी है। दोस्तों, मैं एक बात, आज जिस जबान का मुशारा होने जा रहा है, मैं एक बात अर्ज करूं कि दुनिया में मजहबों के हो सकता है कोई जबान हो, लेकिन जबानों का कोई मजहब नहीं हुआ करता है। जबान उसी की है जो उसे पढ़ता है, लिखता है और अपने सीने में महफूज रखता है। और उर्दू हिंदी के सिलसिले में तरह तरह की बातें की जाती है, लेकिन मेरी अपनी राय है कि उर्दू में जो ग्रामर है, जो कवायद है, वो सारे के सारे हिंदी से आए हुए हैं। इसलिए उर्दू और हिंदी के सिलसिले में ये कहना कि ये दोनों बहनें हैं, ये भी सही है। लेकिन माननीय मंत्री जी, मेरी अपनी राय है कि हिंदी की हैसियत माँ की है और उर्दू की हैसियत बेटी की है। और एक ये भी हकीकत है कि हर ज़माने में बेटी अपने माँ से ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती है। अगर आज उर्दू ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है तो ये निज़ाम फितरत है। ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का मुल्क है, जो यहाँ रहते हैं उनका मुल्क है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुसलमान, हिंदुस्तान उसका इश्क है, हिंदुस्तान उसकी मोहब्बत है, हिंदुस्तान उसका प्यार है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ 2 नदियाँ आपस में आकर मिलती हो, कुदरती तौर पर संगम हो। इसका मतलब है कि ईश्वर अल्लाह खुदा ने खुद हिंदुस्तान की मुकद्दर में लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है, ये मिलाप की सरजमी है, ये प्यार का वतन है। फिर आपकी तालियां रह गई। दोस्तों, तो हम नफरत फैलाने वाले हैं कौन? कभी इकबाल अशर ने ये शेर कहा था कि मिलजुल के बरंगे शीरो शकर दोनों के निखरते हैं जौहर। दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है। हिंदुस्तान तहजीबों के संगम का वतन है। तहजीबें नहीं टकराती हैं, जब टकराती हैं वहशतें टकराती हैं। और हमें इस बात की खुशी है, और मैं ये फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ कि आज की जो ये निशस्त है, आज का ये अज़ीम शान मुशायरा है, वो मोहब्बत करने वालों की बज़्म है, एहतराम करने वालों की बज़्म है। और यकीनन मैं उन मुंतज़मीन का भी शुक्रगुजार हूँ, उनकी अदबी दोस्ती को मैं सलाम करता हूँ, जिसकी मोहब्बतें और मेहनतें इस इनेकाद में शामिल हैं। तो दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान का जो इंटेलेक्चुअल है, हमारे नेता हैं, हमारे माननीय मंत्री जी अशोक चौधरी जी हैं, इस कंपोजिट कल्चर के हिमायती हैं। हाँ दोस्तों, अब मैं उस अजीम शख्सियत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। कोई शख्स योग्यता नहीं बल्कि योगदान से जाना जाता है। हमारे समाज में तो बहुत सारे लोग योग्य थे, लेकिन समाज के लिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। लोग मर जाते हैं, भूल जाते हैं। इस वक्त मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आ रहा है मंत्री जी, वो आपके हमनाम थे, कि मौत से बचने की एक सूरत है, मौत से बचने की एक सूरत है, दूसरों के जहनों में जिंदा रहो। यकीनन मौत से कोई बच नहीं सकता है। अगर आप बचने की एक सूरत है कि दूसरों की शख्सियत, आपकी शख्सियत दूसरों के जहनों में महफूज रहे, कि अगर आप राइटर हैं तो इतना कुछ लिख जाएं कि आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी आप पे लिखती रहें।
अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं, तो आप कुछ इतना समाज के लिए कर जाएं कि आप मिसाली हो जाए। तो मैं उस शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूं, जनाब नौशाद साहब को, जो शख्सियत नहीं बल्कि अपने आप में एक अंजुमन है। मैं नौशाद साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने चंद खुतबा से आप सामियान को महसूस करें। नौशाद साहब कुमरौली, आप ऊपर आ जाएं। सब आज हमारे बीच मेरे तमन्ने साहब ऊपर आ जाएं, जो पूर्व हमारे प्रत्याशी हैं इसके। तमन्ने साहब ऊपर आ जाएं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई और मैं समझता हूं परिवार के एक सदस्य, और जिनको जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है बिहार से लेकर दिल्ली तक, आज भले वो जेडीयू के कैबिनेट मंत्री हों, नीतीश कुमार जी के मैं समझता हूं बहुत ही प्यारे और न्यारे मंत्रियों में से एक हैं, और संगठन की जिम्मेवारी आपके पास अखिल भारतीय जेडीयू के महामंत्री भी हैं आप। लेकिन आप और मेरी मुलाकात जो हुई वो 2008 में भैया से हुई, जब आप कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के आप संगठन के अंदर रहा करते थे। 2014-15 में आप बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, और तब से लगातार सिलसिला हमारा जारी रहा। भैया के साथ हमेशा फ़ोन पे बात करना, कभी पटना में आया तो मिल लिया, कभी भैया दिल्ली आए तो मुलाकात कर लिया। तो आपका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने व्यवस्था में इतने ज़्यादा कार्यक्रम आपके पास होते हैं। आपकी बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं समस्तीपुर से, जो पूरे देश में सबसे कम उम्र 25 साल की लड़की शाम्भी चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने आपको, अल्लाह ने आपको आशीर्वाद दिया हुआ है भैया कि आप बिहार सरकार में बहुत बड़े जिम्मेवारी के साथ, और जेडीयू के महामंत्री हैं और बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आपने भगवान को बहुत प्रसन्न किया हुआ है, बहुत खुश किया हुआ है अल्लाह को कि आपको हर चीज़ आपको नवाजा हुआ है। साथियों, भैया को बुलाने का मकसद मेरा एक ही है, क्योंकि अभी जो ये मुशायरा कभी भी शुरू होता है तो आपको मालूम है 9:30 बजे के बाद, लेकिन भैया ने कहा मैं 7 बजे आ जाऊँगा, 6:30 बजे आ जाऊँगा। समस्तीपुर से मैं चल रहा हूँ। मैंने कहा भैया मुशायरा मेरा 9-10 बजे के बाद शुरू होता है। भैया ने कहा पटना में 3-4 लोगों की शादियाँ हैं, अगर नौशाद नहीं गया तो बहुत बड़ी मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। फिर मैंने 7:30 से 8 बजाया, 8 से 8:30 बजाया, लेकिन फिर भैया ने कहा नहीं अब लेट हो जाएगा। तो मैं 2-4 चीज़ें कहना चाहता हूँ भैया के लिए। अभी आपने देखा फिलहाल 5 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में हम लोग दिल्ली से आके यहाँ पे वोट गिराने आए थे, और कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो 15-16 साल की यहाँ की 2 बच्चियाँ थी और 2 लड़के थे, उनको किसी बोगस वोटिंग के लिए यहाँ पे ना अरेस्ट कर लिया गया। ख़ास तौर से ये होता है कि चुनाव का दिन होता है जब, तो प्रशासन थोड़ा टाइट तो होता है। अगर प्रशासन टाइट नहीं होगा तो मुझे लगता है व्यवस्था चल नहीं पाएगी। बट प्रशासन उनको थाने में लेके गई, और उसके बाद वहाँ पे ये नॉर्मल सी बात होती है कि जब चुनाव वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाता है तो 5-6 मिनट के अंदर 5-6 बजे उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन किसी वजह से, शायद किसी के प्रेशर के वजह से उनको डिटेन कर लिया गया, और 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, लगभग 11:30 बज गया। और हम लोग रिक्वेस्ट करते गए, बहुत समाज के बहुत सभ्य लोग थाने के अंदर थे वहाँ पे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे हैं, और कानून को भी सुनना चाहिए, हम लोग को भी सुनना चाहिए, हम लोग को भी सीख लेना चाहिए। 11:30 बज गए वहाँ पे हम लोगों को। तो बहुत रिक्वेस्ट किया हमने थाना प्रभारी से, भैया को भी मैंने कॉल किया। भैया ने कहा मैंने भी एसपी साहब को बोल दिया है, डीएम साहब को बोल दिया है, सो अभी छोड़ देंगे। तो 11:30 बज गया, बल्कि 16-17 साल की बच्चियाँ थी। तो लोगों को 10-20-50 लड़के ऐसे थे जो थोड़ा आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद वो कहीं ना कहीं से, जो सच्चाई है वो मैं इस मंच पे बताना चाह रहा हूँ आपको, आक्रोशित होगा, थोड़ा हल्ला गुल्ला करने लगे। जब हल्ला गुल्ला करने लगे तो लड़की जो थी वो उनको फिट आने लगा, थोड़ा फिट आने लगा, और बहुत उनकी माँ भी वहाँ पे ऐसे पूरा का पूरा वो ये करने लगी, बल्कि उसका वीडियो भी होगा। और फिट आने के बाद वो फिर थाना प्रभारी ने कहा कि आप इनको नीचे ले जाइए। हम लोग तीनों चारों को नीचे जो वहाँ के लोग थे व्यवस्था करने वाले, नीचे लेके आए और लड़कियों को बैठा के गाड़ी में ले गए।
ऐसा पुलिस को महसूस हुआ कि शायद हमारे थाने से ये उठा के लेके चले गए हैं और मेरे थाने की हमारी बदनामी हो गई। ये बात जाहिर सी बात है कि किसी थाने से मान लो किसी को डिटेन किया हो और उसको यहाँ से लेके जाने के बाद आप ले जाएं तो पुलिस की बदनामी होती है। कानून भी अपना काम करना चाहिए। खैर जो भी हुआ, जो वो उस वक्त में हुआ वो गलत हुआ। पुलिस के तरफ से भी इस तरीके का नाजायज़ काम नहीं करना चाहिए। 6 बजे छोड़ देना चाहिए और लड़कियों को तो डिटेन 6 बजे के बाद कर ही नहीं सकते आप। लेकिन उसके बाद भैया को मैंने कल सुबह होकर फ़ोन किया, रात में उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद हम ले आए। रात में थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर, हम कमतौल उस टाइम में शायद जयशंकर थे या कुछ नाम था, हम लोग वापस लड़कियों को फिर वहाँ पे लेके गए थाने में। और जब इंस्पेक्टर वहाँ पे कमतौल इंस्पेक्टर आए तो मैं वहाँ पे मौजूद था। कोई हम लोग दंगा करने नहीं गए थे, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने हम लोग नहीं गए थे। जब वहाँ पे मैंने इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर साहब ने और वहाँ के थाना प्रभारी थे, उन्होंने कहा भैया जो बात सच है, क्योंकि लोगों तक ये पहुँचना बहुत ज़रूरी है और आप यहाँ सरकार के बहुत बड़े मंत्री बैठे हुए हैं, उनको हम लोगों ने कहा कि अब आपको अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा जाइए सुबह जो है ना आप इनकी ज़मानत करवा लीजिएगा, ज़मानत करवा लीजिएगा। हम लोग उन लड़कियों को लेके फिर दोबारा वापस आ गए। उसके बाद क्या हुआ, 9:30 बजे FIR कर दिया गया 37-38 लोगों पे और 100-125 लोगों को अज्ञात पे FIR कर दिया। कानून को अपना काम करना चाहिए, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना। और ख़ास तौर से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हों, तो मुझे लगता है नाजायज़ काम नहीं। आज तक 25 साल, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी रहे, 20-25 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन बिहार जितनी शांति, बिहार जितना मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि बिहार जितनी शांति, बिहार जैसा माहौल, मतलब बिहार में हमेशा मेरे ख्याल लगता है मुझे 16-17 साल बीजेपी के साथ वो अलायंस में रहे, लेकिन कभी कोई गड़बड़ नहीं होने दिया। इवन के केंद्र का मंत्री अश्विनी चौबे जी का बेटा कुछ गड़बड़ किया तो उसको भी उन्होंने अंदर करवा दिया। तो प्रशासन को भी समझना चाहिए कि मेरा मुख्यमंत्री कैसा है, उस हिसाब से प्रशासन को काम करना चाहिए। उसके बाद 9:30 बजे FIR कर दिया। 9:30 बजे के बाद फिर SIT बना दी गई। SIT के बाद उसके बाद फिर धरपकड़ चालू हुई, जिसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनको जेल भेजा गया। 2 महीने तक वो लोग जेल में रहे। मैंने भैया से संपर्क किया, भैया को बार बार मैंने कहा कि भैया इन लोग की कोई गलती नहीं है, हो सकता है थोड़ा तैश में आके इन लोगों ने गलतियां कर दी होगी, गलतियां कर दी। भैया ने SP साहब को, यहाँ पे रेड्डी जी SP साहब थे, DSP साहिबा को, उसके बाद क्या बोलते हैं IG साहब राम बाबू थे उनको, उसके बाद लगातार प्रशासन को ये कॉल करते रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब दीपक साहब को, तमाम लोगों से भैया ने जो मदद की मैं आपको बता नहीं सकता। और एक ऐसा मंत्री, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मंत्री होने के बाद 12 बजे रात में फ़ोन मार रहा हूँ, भैया ये काम हो गया, भैया ये कर दीजिए, ओके नौशाद मैं अभी बोलता हूँ। एक बार नहीं 100 टाइम मैं ये कार्यक्रम में आपको बुलाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था। मुशायरा तो एक ये था, आपको बुलाने का मकसद यही था कि 100 टाइम मैंने कम से कम कॉल किया, 200 टाइम मैंने 20-25 दिन तक मैंने कॉल करता रहा और भैया हम लोग की मदद करते रहे। उस वजह से बहुत सारे प्रशासन को समझ में आया कि मंत्री जी का कॉल आ रहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब का कॉल आ रहा है, तो उन्होंने हम लोग को बहुत रिलीफ दिया, पुलिस ने भी रिलीफ दिया, प्रशासन शासन ने भी बहुत सारे चीज़ों में रिलीफ दिया हम लोग को। भैया मैं आपका और इस गांव की तरफ से, जाले विधानसभा की तरफ से, दरभंगा ज़िला की तरफ से हाथ जोड़ के आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम लोग के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया। अगर आप ये काम नहीं करते तो 50 से 60 लोग जेल के अंदर होते और लगभग 50 से 60 लोग कम से कम उन पे FIR होता। ये बहुत बड़ी मदद है आपकी, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, आपको बुलाने का मकसद मेरा ये है, मैं नीतीश कुमार जी, जब राहुल गांधी जी का मैं सिपाही हूं, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उससे एक दिन पहले नीतीश कुमार जी दिल्ली में थे। भैया ने मुझे नीतीश कुमार जी से मिलवाया। मैंने नीतीश कुमार जी को कहा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जोड़ रहे हैं और आप महागठबंधन के जो लोग हैं इंडिया यात्रा इंडिया जोड़ रहे हैं, तो बहुत खुश हुए। और उस टाइम में भी मैंने कहा, फिर मैंने कहा कि भले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हो, लेकिन बिहार का जो मैं सोचता हूं और जब मैं लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से जब मैं बात करता हूं, तो मैंने ये देखा है कि माइनॉरिटी के लोग, भले आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में चले जाते हैं, माइनॉरिटी के लोग कभी भी नीतीश कुमार जी से, माइनॉरिटी के हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, कभी नीतीश कुमार जी से नाराज़ नहीं होते। भैया ने एक बात अभी पहले भी बोला और अभी भी बोला कि आप लोग हमें वोट नहीं देते, वोट नहीं देते। ये बात सही है कि जब बीजेपी के साथ अलायंस में आप रहते हैं तो हम लोग वोट नहीं देते आपको, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार जी के लिए इतना ज़्यादा है, वो सॉफ्ट कॉर्नर ही आपको इतनी मदद करता है कि वोट के बिना ही सॉफ्ट कॉर्नर से आपको उसकी मदद मिलती है। ये जितना मैं समझता हूँ, और सीधी सी बात है, आपके इस मंच से बोलना चाहता हूँ,
नीतीश कुमार जी ऐसे वैसे नहीं है। मैं ऑस्कर फर्नांडिस जी एक बहुत ईमानदार दिल्ली के अंदर नेता थे, 9 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और लगातार 40 साल महासचिव थे। सोनिया गांधी जी के कोर कमेटी के मेंबर थे, जो 5 लोगों में एक आदमी थे। मैं नीतीश कुमार जी को ऑस्कर फर्नांडिस जी के रूप में देखता हूँ, ईमानदार इंसान हैं। आज 25 साल कोई भी मुख्यमंत्री होता है, सरकार चलाना आसान नहीं होता है। सरकार में कोई एमएलए होता है, मुखिया होता है, उसके पीछे 100 लोग लगे रहते हैं। लगातार 25 साल बेदाग होके, अपने पूरे दूध के जैसे एकदम साफ होके नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैं नीतीश कुमार जी को ऑस्कर फर्नांडिस जी के रूप में देखता हूं। मैं नीतीश कुमार जी को अपने कांग्रेस के ए.के. एंटनी जी के रूप में देखता हूं। मैं नीतीश कुमार जी को अहमद पटेल जी के रूप में देखता हूं। मैं नीतीश कुमार जी को मैं समझता हूं, भैया ने एक किताब निकाली थी बिहार का गांधी, मैं नीतीश कुमार जी को बिहार का गांधी समझता हूं, जो गांधी वाला वो काम करते हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि भैया को जाना है, भैया आपको जाना है और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मुशायरे का आगाज़ समझिए हम लोग का 9:30 बजे के बाद शुरू होगा। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पॉलिटिकल बातें तो बहुत थी। मैं सोनिया जी का सिपाही हूँ, मैं खड़गे जी का सिपाही हूँ, मैं राहुल जी का सिपाही हूँ, मैं प्रियंका जी का सिपाही हूँ। कांग्रेस के लगातार 99 से NSUI यूथ कांग्रेस और राष्ट्रीय सचिव, अभी AICC मेंबर, 2 बार दिल्ली से चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला। मैं उनका सिपाही हूँ और सिपाही रहूँगा। सिपाही था, सिपाही हूँ, सिपाही रहूँगा। और आने वाले वक्त में हर आदमी के सपने होते हैं। भैया 2 मिनट ले लूँ, सिर्फ 2 मिनट। हर आदमी के सपने होते हैं। 2010 में भी मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। 2015 में भैया प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने भैया को कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उस वक्त में बहुत सारे कठिनाइयाँ थी। 2020 में मुझे अहमद पटेल साहब ने कहा कि नौशाद, दिल्ली के अंदर बहुत परेशानियाँ हैं, अभी आम आदमी 10-12 साल 15 साल नहीं जाएगी। तो अहमद पटेल साहब ने मुझे कहा, जाओ तुम अपने बिहार जाले से चुनाव लड़ो, आप लोग को बताने चुनाव लड़ो। उन्होंने कहा कि 99% मैं तुम्हें टिकट दिलवाऊंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1% मैं टिकट नहीं हुई तो निराश मत होना। मैंने कहा ठीक है सर। इतने में कोरोना का वक्त चल रहा था और अहमद पटेल साहब कोरोना पीड़ित हो गए और हॉस्पिटल चले गए फरीदाबाद में। और फिर वो 40 दिन तक हॉस्पिटल रहे। मीटिंग सोनिया जी के यहाँ चलती रही, बहुत सारी चीज़ें हुई, टिकट नहीं मिली मुझे और मैं चुनाव। लेकिन मेरे ख्वाब भी हैं कि जाले के लिए मैं कुछ करूं। नौजवान साथी हूं, राहुल जी का बहुत मौका मिलता है वहां पे रहने का। मैं भी चाहता हूं कि जब सचिन पायलट राहुल गांधी जी के साथ जब बैठा हो तो एक जाले का बेटा राहुल गांधी जी के साथ क्यों नहीं बैठ सकता। जब वहां पे जब महाराष्ट्र से विश्वजीत कदम बैठा हो राहुल गांधी जी प्रियंका जी के साथ, तो मैं उस वक्त में बहुत मुझे फील होता है कि एक जाले का बेटा, बिहार का बेटा क्यों नहीं राहुल जी के साथ जाके, पहले बहुत हमने काम किया है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग की खिदमत करता रहूँगा, आप लोग के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम। कोरोना में मैंने बहुत यहाँ पे राशन बांटा, जब जब ज़रूरत होती है, कंबल बांटने की, कोई भी काम करने की, मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, बहुत सारे ऐसे जब काम आते हैं तो मैं आपके लिए काम करता हूँ। एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि 100 आफतों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं, आंधी चली है तो हमने भी तूफ़ान उठाए हैं, और हिम्मत की दाद देती है दुनिया अभी तक, वफ़ा के दिए हमने हवा में भी जलाए हैं, हवा में भी जलाए हैं। शासन प्रशासन सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सम्मान कीजिए। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी पूरी कैबिनेट, भैया उस कैबिनेट के अंदर हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार के अंदर विकास हो रहा है, रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं और आगे भी अच्छा काम होगा। और अल्लाह ने चाहा तो, और सुनिए एक चीज़ और भी, भैया की एक बात बताना भूल गया मैं कि कांग्रेस अध्यक्ष थे भैया प्रदेश के, और आज भी सोनिया जी का, राहुल जी का इनके घर में तस्वीर लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप यहाँ पे आए, फिर से आपका एक तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 9 साढ़े 9 बजे के बाद हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन आपको जाना है, इसलिए मैं आपको मदु करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं, आपको मैं यहां बुलाना चाहता हूं। जोरदार तालियों से अशोक चौधरी जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से अशोक चौधरी जी का स्वागत करें। धन्यवाद। कायनात फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इस मुशायरे में उपस्थित बिहार की बेटी और पूरे देश में बिहार का नाम रोशन करने वाली हमारी नेहा जी, और आज सौभाग्य है कि नेहा जी अपने पति देव के साथ यहाँ पर उपस्थित है इस मंच पे। लखनऊ से आई हैं, इनका ऑपरेशन हुआ था कान का, ट्रैवल प्लेन से नहीं कर सकती थी, फिर भी ट्रेन से आप लोगों के बीच आई हैं।
और बिहार की हैं, लखनऊ में शादी हुई है, लखनऊ से चल के आई हैं। इनके लिए बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई और लंबे समय से व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से हमारे साथ जुड़े हुए भाई नौशाद जी, इनके यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे बड़े भाई, हमारे इस जाले के सभी जिला के जिला परिषद सम्मानित मुखिया जी, हमारे त्रिदशीय पंचायत समिति के सभी हमारे सम्मानित, और इस कायनात फाउंडेशन के सभी मेंबरान जो लंबे समय से इस मुशायरा का आयोजन हर साल करते आ रहे हैं। हम 15 साल पहले इस मुशायरे में आए थे, जब हमारे यहाँ जगदीश टाइटलर साहब प्रदेश के हमारे प्रभारी थे। उनके साथ हमको याद है 11-12 बजे रात में लेट पटना से चले थे, 12 बजे रात में यहाँ आए थे, फिर 2 बजे यहाँ से लौटे थे। और फिर आज नौशाद जी ने हमें आग्रह किया कि आज आइए, हम समस्तीपुर में थे। आज हमारे यहाँ लगन बहुत है, शादियाँ बहुत है, और बहुत से अपने करीबों के घर में शादी है। इसलिए हमने नौशाद जी से कहा था कि हमको जल्दी छोड़ दीजिए कि हम पटना में शादी भी अटेंड कर सकें। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जाले के सम्मानित, इस गांव के हमारे सम्मानित साथियों, मैं तो कोई राजनीतिक बात करने आया नहीं था, लेकिन हमारे नौशाद साहब ने चर्चा छेड़ दिया। मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। और हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने जब संविधान का निर्माण किया, जो 300 बीघे का खेत का जो जमींदार है और जो इस प्रदेश में अंडा बेचने और साइकिल बनाने का जिसका काम है, जो रोज मजदूरी करके पैसा घर लाता है, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन हमारा बिहार जो एक समृद्धशाली बिहार था, जिसके पास, जिस शासक के पास अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक राज करने का, शासन करने का जिसके पास राजा था, इस बिहार के पास, आज वो बिहार जातीय उन्माद में, धार्मिक उन्माद में फंस करके अपने विकास की गाड़ी को धीरे कर देने का काम करता है। आज हमारे नेता नीतीश कुमार ने 2000 में इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी। ये बिहार मात्र 22,000 करोड़ का बिहार था और अल्पसंख्यक विभाग का बजट मात्र 35 करोड़ का था। और आज 18 साल के बाद जो नेता बड़ा होता है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए धन की व्यवस्था करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। आज 18 साल के बाद यह बिहार 2,80,000 करोड़ के बजट का बिहार है। ये मेरे नेता का इस प्रदेश के विकास के प्रति उनकी दूरदर्शिता और उनका कमिटमेंट दिखाता है। जो बजट अल्पसंख्यक कल्याण का 3500 करोड़ का था, उस बजट को माननीय नेता ने 1,500 करोड़ करने का काम किया है इन 18 वर्षों में। क्योंकि मेरे नेता मानते हैं कि इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी, अगर 21वीं सदी का बिहार बनाना है तो गंगा जमुनी संस्कृति को साथ लेकर ही हम बना सकते हैं। और जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की इस प्रदेश में है, उसके बच्चों को जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, उनके बच्चों को जब तक हम उनको तालीम नहीं देंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। जब नेता आए थे तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति औसत आय बिहार की 7,000 रुपए थी और आज 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। रोड मैप 1, रोड मैप 2 और रोड मैप 3 में मक्का, धान और दलहन की खेती को दुगना और तिगना करने का काम नीतीश कुमार ने प्रदेश के किसानों के हित में किया है। 5 साल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार, कृषि क्रमण्य पुरस्कार बिहार को मिल रहा है। और जब बिहार में नेता आए थे तो यह बिहार 118 करोड़ के नरसंहार का बिहार था। पूरा बिहार हिंदू मुस्लिम दंगों में फंसा हुआ बिहार था। लेकिन 18 साल के नीतीश कुमार के शासन में एक भी दंगा इस प्रदेश में नहीं हुआ है। क्योंकि जब जब ईद, बकरीद, दिवाली, होली होता है तो मेरा नेता रात रात भर जगता है और सभी लोगों को फोन करके बोलता है कि प्रदेश में आबो हवा को खराब नहीं होने देना है। जो आपकी आने वाली संतति के लिए, जो आपकी आने वाले बच्चों के लिए,
जो आपके आने वाली औलादों के लिए इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक खोलने का काम कर रहा है, कि आपका आने वाली हमारी संतति पढ़ने का काम करे, आगे बढ़ने का काम करे, वैसे नेता के साथ मनोबल के साथ खड़ा रहने का काम करना चाहिए। क्योंकि आने वाला अगर बिहार बदलेगा, आने वाला, हम जब आए थे टाइटलर साहब के साथ यहाँ तो 5-5.5 घंटा लगा था यहाँ आने में, और आज देख लीजिए बिहार के रोडों की स्थिति क्या है, किस तरह से इन्होंने, नेता ने इस बिहार को बनाने का काम किया है। मूल पूरा दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर का बाकी इलाका पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ रहता था, और आज क्या स्थिति है इसको देखने का काम कीजिए। और जब जब जो प्रजातंत्र में आपको ताकत दिया गया है तो विकास के लिए मोहर लगाने का काम कीजिए। जो नेता आपके लिए विकास का काम करे, जात पात धर्म के नाम पर नहीं, जो विकास का काम करे उसके साथ खड़ा होने का काम कीजिए। एक बार और, पूरे आजाद हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है जहां पर अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हज भवन में IAS और IPS के लिए, PPSC के लिए कोचिंग की सरकार ने खुद अपने पैसे से व्यवस्था की है। और 4.5 लाख बच्चे, जब से इन कोचिंग संस्था का माननीय नेता ने हज भवन में उद्घाटन किया है, 450 बच्चे पिछले 4-5 वर्षों में BPSC और IAS की कंपटीशन को कंपीट करने का काम किया है। जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की इस प्रदेश में है, लगभग 15-17%, उनके लिए काम कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको तालीम देने के लिए पहला नेता है जिसने 7th पे कमीशन मदरसों में लागू करने का काम किया, और पूरे मदरसों को लगभग 1250 मदरसों को इस प्रदेश में कंस्टिट्यूट करने का काम किया, और आगे भी इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सब लोगों से यही आग्रह करते हैं, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जिस ताकत को हमारे बुजुर्गों ने आपको देने का काम किया है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल विकास के लिए कीजिए, उसका इस्तेमाल अपने आने वाली पीढ़ी को, पढ़ाने वाले लोगों को ताकत देने के लिए कीजिए। आज मुशायरा का दिन है। नौशाद भाई मेरे एकदम अपने छोटे भाई की तरह हैं, और इनके एक आग्रह पर हमने कहा कि हम समस्तीपुर में हैं, हम आपके इस खुशी में कि आप कायनात फाउंडेशन से हर साल मुशायरे का यहाँ पर इंतजाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बाहर से लोगों को, कवित्री को, बाहर से जो शायर करने वाले लोग हैं उनको आप यहाँ बुलाते हैं, और अपने लोगों के बीच में अपनी खुशी का इजहार करते हैं। हम उसमें शामिल होने जरूर आएंगे, और इसलिए आज आप लोगों के बीच आए हैं और आप सबको मुबारकबाद देते हैं। और कुछ लोगों ने कहा था कि हम लंबे समय से इस प्रदेश में अनुमंडल के लिए, जाले को अनुमंडल बनाने का हम मांग कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो आने वाला हमारा अगले साल चुनाव है, उसके पहले कुछ प्रखंड, कुछ अनुमंडल और कुछ जिलों का चर्चा हो रही है। माननीय नेता क्या करेंगे मैं नहीं जानूं, लेकिन एक मजबूत वकील के रूप में आपके जाले को अनुमंडल बनाने की मैं वकालत करूंगा अपने नेता के पास, कि एक लंबे समय से ये प्रदेश, यहाँ के लोग अनुमंडल का आपसे डिमांड कर रहे हैं, और इस अनुमंडल को बनाने से यहाँ पर डेवलपमेंट भी आगे होगा। और माननीय नेता ने दरभंगा में एम्स लाए हैं, माननीय नेता ने दरभंगा को एयरपोर्ट देने का काम किया है। जो दरभंगा आधा साल का आधा दिन 6 महीने पूरे पानी में डूबा रहता था, उस दरभंगा को कैसे हम आगे बढ़ाएं उसकी भी चिंता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घोषणा तो कर दीजिए भैया, इतने बड़े मंत्री हैं, थोड़ा कुछ तो बनता है यहाँ की जनता के लिए। हम तो जाले के लिए कहे कि हम वकील बनने के लिए तैयार है, इससे बड़ी घोषणा और क्या करें। हम जाले के वकील बनने के लिए हम तैयार हैं, हम वकील बनेंगे, और हम नौशाद जी से संपर्क में है, जो भी आपके, क्योंकि हम ग्रामीण सड़क के मंत्री हैं, और अभी माननीय नेता ने एक नई योजना की शुरुआत की है। हम इस प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ से 25,000 किलोमीटर सड़कों को बनाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ लगभग 600 पुलों का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से जो मेरे विभाग का जो सड़क और जो पुल है, उसके लिए नौशाद जी हमारे पास आएंगे। इस अनुमंडल में, इस जाले के आसपास जो भी बेहतर हमसे होगा हम वो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको वादा करते हैं कि आपकी कोई सड़क खराब स्थिति में चुनाव के पहले नहीं रहेगी, सब सड़कों को हम बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद इफ्तिखार और आप देख रहे हैं महुआ एक्सप्रेस।
आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।